हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी देख रहे हो आप। ओके, तो आज हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा है चैप्टर नंबर 11 और आज का टॉपिक होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले जो है आपने सर्कल वगैरह थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, कॉर्ड वगैरह क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। फिर भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ ना थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको समराइज करके बता दे रहा हूँ मैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बेसिकली ये क्लास 10th में आपको जो चैप्टर नंबर 11 पढ़ेगा भी है ना, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये मेंसुरेशन का पार्ट होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं, एवरी ईयर ऑलमोस्ट आते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोटबुक पेन निकाल लो फटाफट से ना, और हेडिंग लगा लें आप, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल से रिलेटेड हमें एरिया निकालना है। हालांकि पहले इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब 3 में से 2 हटा दी गई है, एक पहली और एक लास्ट वाली। सिर्फ बीच की एक्सरसाइज जो है बच गई है। ठीक है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपको कोई भी बहुत सारी चीजें याद करने के लिए नहीं है। मिनिमम चीजें आपको याद करनी है, मिनिमम चीजों में बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। मतलब ये वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर्स में से, जिसे अगर आपको स्कोर करना है पास होने के लिए, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो क्या क्या रहेगा सर इसके अंदर, एक बार जरा इंट्रोडक्शन पहले बता दीजिए। देखो, इंट्रोडक्शन के सबसे पहले जो तुम्हें पढ़ना होगा सर्कल के बारे में, है ना। पहले तो ये फोटो देख लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम इसे सर्कल कहते हैं ना, सबसे बहुत ही बेसिक बात है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम इसे सर्कल कहते हैं। डन। अच्छा, सर्कल में इस पॉइंट को जो हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, और सेंटर जो ये पार्ट है ना, ठीक है, इस चीज को हम रेडियस कहते हैं, बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और इसका रेडियस है। क्लियर। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें आती है सर, इसके बाद 2 बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले मैं तो बता दूं, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वन इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर। और एक दूसरा जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूले आपके बहुत ही बेसिक होते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आने चाहिए। हाँ सर, ये फॉर्मूला कैसे आता है, चलो एक बार इस बात पे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैसे आता है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बेसिकली हम इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं ना, पहले सर्कमफरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का प्रूफ कैसे निकाला गया, ठीक है, तो इसे हम एक्टिविटी के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसे निकालने के लिए जो है आप समझे ना, एक लंबी आप रस्सी लें, ठीक है, और किसी राउंड शेप में ग्राउंड या फिर किसी चीज राउंड शेप के आजू बाजू आप उस रस्सी को ऐसे लपेट दें, है ना, और जो एग्जैक्ट जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप ऐसे एंड करो, और उस एंड पॉइंट पे आप रस्सी को कट कर दो, और बाद में उससे आप ऐसे लंबा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उस रस्सी से लेंथ मालूम पड़ गई कि हाँ कितना लंबा है वो, उसकी लेंथ हमें मालूम पड़ गई। इन शॉर्ट हमें आप ये कह लो कि जो ये सर्कुलर शेप है, इस सर्कुलर शेप के हमने आजू बाजू से रास्ते रोटेट किया, तो हमें इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ मालूम पड़ गई। लेट्स से कि उसकी पूरे बाउंड्री की लेंथ को हमने कैपिटल सी से डिनोट किया। डन। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या नोन था, अननोन चीजें नहीं, जो हमें पता होगा ना, नोन थिंग्स। तो नोन थिंग्स में हमें इसका रेडियस पता था, है ना, इसकी ये लेंथ हमने पता किया, ये रेडियस हमें मालूम था। अच्छा, ये भी हमें मालूम है कि इसका क्या करें, डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए, मतलब हमें डायमीटर भी उसका पता था, है ना। आपको एक सर्कमफरेंस पता है, मतलब इसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी आएगी, ये बात हमें पता थी, और इनका जो डायमीटर है ये बात भी हमें पता है। ठीक, तो अब इससे जो हम कैसे कंक्लूड कर पाएंगे ना कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए आप देखो, इसमें बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट है ना, इसको अलग अलग तरीके से, मान लो ये आपका रेडियस है, रेडियस उसमें मल्टीप्लाई करके देखा गया, डिवाइड करके देखा गया, प्लस करके देखा गया, माइनस करके देखा गया, है ना। ऐसे सिर्फ एक सर्कल नहीं लिया हमने, ऐसे बहुत से सर्कल लिया हमने। ठीक है, मान लो ये एक और सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमने रेडियस कर दिया r1, सर्कमफरेंस का आ गया c1, हमने यहाँ पे भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हमारे पास नॉन में एक ये भी था, है ना, 2r, r1 प्लस r1 दिख रहा है, इसका डबल हो जाएगा। तो डायमीटर के साथ भी हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करके देखा, तो हर बार जो रिजल्ट अलग अलग आया कर रहा था, अलग अलग। ठीक है, बट जब ऐसा हुआ कि हमने इस सर्कमफरेंस को इसके डायमीटर से यानी 2r से, r प्लस r, हमने जब इस सर्कमफेरेंस यानी इसकी टोटल लेंथ को 2r से एक बार डिवाइड किया,
तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3.14। और सेम इसी पैटर्न में अगर मैं इस छोटे और सर्कल में भी हमने देखा कि अगर मैं इसमें भी इसके सर्कमफेरेंस C1 को अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है ना डिवाइड करूं तो इसका आंसर भी आ रहा है 3.14, मतलब सेम आ गया। तो ये चीज हमें लगा था ना इत्तेफाक से सेम आ सकता हो सकता है। फिर हमने क्या किया, हमने और सर्कल लेके ट्राई किए। जैसे एक और सर्कल है, हमने मान लिया इसका सर्कमफेरेंस दे रखा हमें C2 दे रखा है, और मान लो कि इसका ये जो डायमीटर है ना ये R2 और R2 ले रखा है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R2। जब C2 को इसके कंप्लीट सर्कमफेरेंस को हमने 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से डिवाइड किया तो इस बार भी हमारा आंसर 3.14 ही आया। तो ये दिखाता है कि ये चीज जो है इत्तेफाक से नहीं हो रहा। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आती है कि अगर किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करें तो हर बार एक कांस्टेंट नंबर है, दैट कांस्टेंट नंबर इज 3.14। और इसी कांस्टेंट नंबर को अप्रोक्सीमेटली जो है ना हमने इसे पाई का नाम दिया ना, पाई से हमसे नोट करना स्टार्ट कर दिए, और उस दिन से हम पाई की जगह पे 3.14 का वैल्यू यूज करते हैं। क्लियर है चीज? अच्छा, तो इससे फॉर्मूला कैसे बना सर? फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कि C डिवाइड बाई 2R कर रहे हो आप, ठीक है, तो C डिवाइड बाई 2R करने से हमें क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा था। तो पाई क्रॉस मल्टीप्लाई को तो आपको मिलेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो ये आता है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। इस तरीके से आप इन चीजों को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। डन। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, क्यों आता है? बहुत ही काम की चीज है, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, ठीक है, तो इस बात पर चर्चा करेंगे अपन। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल के लिए पहले तो एक सर्कल बना लो आप, है ना। देखो हम लेते हैं यही सर्कल लेते हैं, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। चलो तो आप ऐसा समझे कि हमने एक सर्कल लिया, बहुत ही गंदा सर्कल बनाया मैंने, मिटाना पड़ेगा फिर से, शिट। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 बना एक सर्कल, बड़ा सा बन गया, इस बार अच्छा बना। अब क्या करना है सर, इस सर्कल का बना तो दिया, अब इस सर्कल में मान लो आप ऐसे बाउंड्रीज बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, बेल्ट टाइप, कंसेंट्रिक सर्कल टाइप, आप समझे ना। हाँ, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, नो डाउट ना, कुछ संदेह नहीं, एग्जैक्ट तो बन नहीं पाएगा। अब आपको इसे इस तरह इमेजिन करना है कि हम एक ब्लेड ले रहे हैं, एक चक्कू ले रहे हैं, जो भी है ना, आप समझे ना, उसको हम ऐसे टॉप से हमने यहां से कट करके यहां तक कट कर दिया, इसके सेंटर तक। डन। अच्छा, इससे क्या होगा सर, इसे कट करने से? देखो कट करने से क्या होगा, जब ये दोनों पार्ट कट जाएंगे तो देखो इस साइड की जो रस्सी है उसको मैं ऐसे जमीन पे ऐसे फैला सकता हूँ, और इस साइड जो कटा हुआ पोर्शन है उसको मैं इस साइड ऐसे फैला सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? देखो इस पार्ट को हम ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं और इस पार्ट को भी हम ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, है ना, जब इसको आप स्ट्रेच करोगे तो इसको मैं एक छोटे सर्कल से अगर समझाना चाहूं, देखो तो पहला लेयर है ना, पहला लेयर अगर हम बात करें, पहला लेयर, पहले लेयर को जैसे ही हम खोलेंगे तो यहां पे कुछ ऐसी एक रस्सी बन जाएगी, ऐसे एक हमने स्ट्रेट ऐसे कर दिया हमने। जब इसका दूसरा लेयर आप इसके ऊपर रखोगे तो दूसरा लेयर कुछ ऐसा बन जाएगा। डन। तीसरे लेयर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा लेयर कुछ ऐसा बन जाएगा। फोर्थ लेयर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। फिफ्थ लेयर आप कह सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आ गया सिक्स्थ लेयर कह सकते हो, सेवेंथ, और ये एट्थ कह सकते हो। ऑलमोस्ट ना ये एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट नहीं बना पा रहा हूं मैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट बना मतलब यहाँ पॉसिबल है ना, एप्रोप्रिएट आप बना पाए एकदम एग्जैक्ट वो पॉसिबल। आप ऐसा समझे कि स्ट्रिप्स को ना एक एक स्ट्रिप को कट किया और एक एक लेयर को हमें स्ट्रेच करते गए, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जो इसका पहला वाला लेयर है वो बड़ा होगा, इसके बाद वाला जो सर्कल देखो थोड़ा छोटा है, तो उसकी लेंथ ऑब्वियस बात है थोड़ी सी छोटी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जब इन सभी को आप ऐसे ज्वाइंट करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो शेप बन रहा है ये शेप ट्रायंगल बन रहा है। ये शेप कौन सा होगा, ट्रायंगल। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके अंदर ये इसकी हाइट हो जाएगी, और सर्कल के अंदर इस चीज को रेडियस कहा गया है। क्या कहा गया है, सर्कल के अंदर ये रेडियस है ना, सर्कल के अंदर ये चीज रेडियस है, लिख लो इस चीजों को, ये हो गया रेडियस। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी होगी, सबसे लंबी वाली, इसका बेस भी पता होना चाहिए ना ट्रायंगल का, तो आपको पता होना चाहिए इसका बेस क्या है। एक्चुअल में पहली लाइन को हमने ऐसे फैला के रखा ना, तो वही तो उसका बेस बना। और सर्कल की आउटर बाउंड्री की लंबाई को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आउटर बाउंड्री की लंबाई 2 पाई आर थी, और इसी को हमने एक्सपेंड करके ऐसे रख दिया, मतलब जो इसका बेस है ये भी कितने का हो जाएगा, 2 पाई आर सेंटीमीटर का हो जाएगा।
ये बात क्लियर हो गई। अब एक ट्रायंगल जिसका हाइट r है और बेस 2 पाई r है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, आपको मिल जाएगा सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 2 पाई r इंटू रेडियस, हाइट भी किसकी कितनी है r। देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई इंटू आर करोगे तो आ जाएगा पाई r स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, दैट इज पाई r स्क्वायर। तो ये दोनों ही चीजें मैंने कोशिश की कि आपको जो समझ में आ जाए कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है, क्यों होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर होता है, क्यों होता है। क्लियर हो गई चीजें। अब इनके अलावा क्या करना है, देखो इनके अलावा और क्या क्या चीजें हैं चैप्टर के अंदर। तो ये तो पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर वगैरह। इससे रिलेटेड अच्छा एक सवाल आता है इससे रिलेटेड, ठीक है बता दे रहा हूं मैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपको ये बोला जाता है कि फाइंड द रेडियस व्हेन सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। एक बार रिपीट करूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पहला क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना। If circumference and area of circle are numerically equal, find r, है ना, फाइंड करना है, रेडियस की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से देखना, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, मुंह पे इसका आंसर याद होना चाहिए, हर साल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, भूलने वाली बात नहीं है ये, ध्यान से याद रखना। देखो क्या होगा इसका आंसर, सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन के साथ देखना अपन। सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल आ गए। अब ध्यान से देखो, क्या पाई से पाई कट जाएगा, एक रेडियस से एक रेडियस कट जाएगा, यहाँ पे एक r अभी बचा है, r इज इक्वल टू क्या बच रहा है 2, यहाँ से आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 2। मतलब जब सर्कमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल आ जाएं, वो सिर्फ एक सिचुएशन हो सकता है, वो कब, जब रेडियस की वैल्यू 2 हो। अगर रेडियस 2 नहीं है तो सर्कमफेरेंस और एरिया कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर हो गई चीजें। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज के टर्म्स में। ऐसे और भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं, ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। तो विद टाइम अपन जैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे, अपन क्वेश्चन करते रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने और किया, हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल, लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। हाँ सर, सवाल का क्या मतलब हुआ, देखो सवाल का यह मतलब हुआ कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो आप बना सकते हो, उसका एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस चीज को करने के लिए मान लो कि एक सेमी सर्कल हमने बना दिया और सेमी सर्कल के अंदर हम बना रहे हैं ट्रायंगल। अब जरा मुझे ये बताना, अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, क्या ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है, आप तो नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैंने बनाया तो देखो ये ट्रायंगल तो इससे बड़ा दिख रहा है मुझे, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या सबसे बड़ा ट्रायंगल मुझे सेंटर में मिलेगा। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है ना। अगर आप इससे नीचे जाओगे ट्रायंगल और छोटा होगा, इस साइड से नीचे जाओगे ट्रायंगल और छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा मैक्सिमम ट्रायंगल कब आ पाएगा, इसके सेंटर में। जब इसके सेंटर में हो तो ये हो गया इसका मैक्सिमम ट्रायंगल। अब ये मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल है ये। तो इस पार्ट पे अगर आप देखो तो ट्रायंगल की हाइट सेंटर से सेमी सर्कल के यहाँ पे अगर लाइन जाती है तो हम रेडियस कहते हैं, बात पता होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेडियस और ये ट्रायंगल का हाइट है। और ट्रायंगल का बेस देखो कितना हो जाएगा, r और r कितना हो गया 2r दिख रहा है क्या। तो मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2r और हाइट कितनी है r, मल्टीप्लाई करने पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ रहा है r का स्क्वायर। मतलब सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाया जा सकता है और उस बड़े वाले ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, तो दैट मींस यू हैव टू सिंपली स्क्वायर ऑफ द, यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, है ना। रेडियस का स्क्वायर कर दो आप। हाँ, अंग्रेजी उतनी कुछ बहुत खास नहीं मेरी, है ना, स्टिल हिंदी में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना, रेडियस का स्क्वायर कर देना। तो रेडियस का स्क्वायर कर दिया हमने, दिख रहा है ना r स्क्वायर, r इंटू आर, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन देखो ऐसे हम आपको पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8, रेडियस 8 बता दिया गया। तो आप बताओ एरिया क्या होगा सबसे बड़े ट्रायंगल का।
तो क्या करना है आपको, आपको करना है 8 का स्क्वायर दैट इज 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है, भूलने वाली चीज नहीं है ये, समझ आ रही है बात, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सिर्फ सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल के बेस पे ही है, अभी तक हमने नया कंसेप्ट अभी तक नहीं सीखा हमने, ठीक है। फिर से गिर गया, बिना कुछ गिरे लेक्चर पूरा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पनौती। खैर चलो आ जाओ, लिखते हैं अपना अगला सवाल। तो क्या है हमारा अगला सवाल, देखो हमारा अगला सवाल, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं ना सारे बोर्ड में पूछे हुए सवाल हैं, ये नंबर भी चेंज नहीं है। देखो अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल ये है क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना, इसके ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन दे दिया हमने पाई आर, ऑप्शन बी कर दिया हमने पाई टाइम्स ऑफ आर प्लस 2, ऑप्शन सी कर दिया हमने 2 पाई आर प्लस 2r, और ऑप्शन डी कर लो आप, है ना, ऑप्शन डी रख लेते हैं अपन पाई आर डिवाइड बाई 2, है ना, ध्यान रखना। तो ये चार ऑप्शन अपने पास था, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ध्यान से सुनना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ठीक है, और सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर ऑप्शन दिया है पाई आर, पाई इंटू आर प्लस 2, 2 पाई आर प्लस 2r, और ऑप्शन डी है पाई आर डिवाइड बाई 2। ये चार ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से इसका आंसर जो है ट्राई करें हल करने की, ठीक है, अगर आपसे हल हो जाता है तो हल करके आप इसका आंसर बता देंगे। डन, चलो तो पॉज करके ट्राई कर लेना, है ना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, जिनमें से ना बने पर ध्यान से देख लेना। अक्सर है ना मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर जो है पाई आर टिक करते हैं, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती है, ध्यान रखना कैसे, क्योंकि आप बात कर रहे हो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की, आप जरा समझो। अब सेमी सर्कल सुन के बच्चे को ध्यान में आता है कि हाँ सेमी सर्कल मतलब 2 पाई आर का आधा, है ना, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना आता है 2 पाई आर, तो आप बात कर रहे हो सेमी सर्कल यानी आधे की, तो भैया जी 2 पाई आर को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो मेरा आंसर आ रहा है पाई आर, पाई आर के अकॉर्डिंग पहला सही होना चाहिए था, बट ये रॉन्ग है। ध्यान से क्यों रॉन्ग है, तो ध्यान से देखते हैं। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कहा है मैंने, यानी सेमी सर्कुलर कहने का मतलब ये है कि प्रोटेक्टर तो इस शेप का होता है, आपने 2 पाई आर यानी पूरा और 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 यानी आधा, मतलब यहां से लेके सिर्फ यहीं तक, यहां आप मिटा दे रहे हैं, पाई आर में सिर्फ यही लेंथ आ रही है ना, लेकिन प्रोटेक्टर में आप देखो यहां पे भी एक लाइन होती है, होती कि नहीं होती, तो पाई आर तो आएगा ही आएगा, साथ में ये वाला आर और ये वाला आर भी आएगा, यानी पाई आर में आपको ऐड करना होगा 2r, दैट इज पाई आर प्लस 2r, और यहां से अगर आप r को कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा पाई प्लस 2। अच्छा मैंने ऑप्शन में थोड़ी गलती कर दी है ना, r इंटू पाई प्लस 2 होगा, यानी यहाँ पे ना आपको अंदर पाई लेना, ठीक है, ये मेरी गलती है, आप बाहर जो है यहाँ पे r लगा देना। हाँ पता है गलती हो गई है ना, मैं कल छुट्टी लेके गंगा नहा के आऊंगा, गलती सुधार लेंगे, ठीक है। चलो जिन लोगों का आंसर नहीं आएगा वो कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली, हाँ सर आपने ये ऑप्शन रंग दिया था, ठीक है, बट स्टिल मैंने करेक्ट फॉर्म बता दिया है आपको, है ना, r टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और ये आपके बेसिक्स पे यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चंस बने हैं, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो तो अब क्या करने वाले हैं सर, अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से सर्कल के कुछ मेन कंसेप्ट्स, कुछ गिने चुने कंसेप्ट्स, ठीक है, जो आपके पहले एक्सरसाइज के अंदर आएंगे। तो क्या होता है सर कंसेप्ट, चलिए बात करते हैं कंसेप्ट, आसान है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। चलो तो हम सबसे पहले जानते हैं सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर्स क्या होते हैं सर्कल, ध्यान समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बना एक सर्कल, ये बना एक सर्कल, अब इस सर्कल में अगर आप सेंटर से 2 रेडियस बनाते हो ऐसे, अब रेडियस बनाने से क्या होता है, ये 2 रेडियस बनाने से इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप जैसे अगर देख पाओ तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओ ए, लेट्स से कि ये पॉइंट पी है और इसे कह दिया हमने बी, ओ ए पी बी, ये जो शेप है ना, इस शेप को हम कहते हैं सेक्टर।
और ये शेप कैसे बनता है, ये शेप बनता है दो रेडियस से और ये आर्क से। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इन्हें मिला के बनता है आपका सेक्टर। दो रेडियस और ये एक आर्क, इनसे बनता है आपका सेक्टर। सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। आप जब भी ध्यान से देखेंगे दो रेडियस बनाने पे सर्कल के दो पार्ट तो होंगे ही होंगे, ये दोनों पार्ट जो है एक बड़ा एक छोटा होगा हमेशा। कब तक नहीं होगा, जब तक ये स्ट्रेट ना हो जाए। अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना, ये आधा और ये आधा, तो उस केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाकी उसके अलावा अगर ये दोनों रेडियस स्ट्रेट नहीं होते, 180 डिग्री नहीं बनता इनके बीच में, तो ये हमेशा इस साइड में एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। ये बात क्लियर है एकदम। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं उसे हम? माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। दोनों के बारे में आपको लिख दे रहा हूं। ये आपको इसे कहेंगे अपन मेजर सेक्टर, और इसे क्या कहेंगे अपन? इसे कह देंगे माइनर सेक्टर। डन। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यही तो बात है। चलो ध्यान से शुरू करते हैं। इसका एरिया निकालने का तरीका अपन स्टार्ट करते हैं। मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर समझ में आ गया। और क्या क्या समझना है आपको? देखो ध्यान से, इसमें एक शेप में आपको और समझाऊंगा। ये दिख रहा है, ये आर्क है ना, ये जो ए पी बी जो मैंने लिखा है, इस चीज को हम आर्क कहते हैं। और ये कौन सा हो जाएगा? इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटा है। और एक आपको दिख रहा होगा, एक है ना, ए से इधर से मैं बात करूं, ए यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन, है ना, लेट्स से ये पॉइंट है क्यू। ठीक, तो ए क्यू बी, ए क्यू बी जो आर्क होगा, ये भी तो एक आर्क है ना, लेकिन ये बड़ा आर्क है। तो इस आर्क को हम क्या कहते हैं? इस आर्क को हम कहते हैं मेजर आर्क हो जाएगा। ये मेजर आर्क, मेजर आर्क। और ये क्या हो जाएगा? ये होता है आपका माइनर आर्क। और क्या क्या होता है? सब सर्कल के पार्ट्स हैं, ध्यान रखना, ऐसे डिवीजन होंगे। मेजर आर्क हो गया, ये हो गया मेजर आर्क, ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। अब इनकी चीजें निकालते कैसे हैं, डेराइव कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे एरिया निकालेंगे, एक एक चीजों में अपन डिटेल में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर से। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमने ताजा एक सर्कल लिया, जिसमें एक रेडियस बनाया हमने, दो रेडियस बनाया, आर ये कह दिया थीटा हमने। और अब हम जा रहे हैं इसकी एरिया को कैलकुलेट करने। ये अपना सेक्टर वो हो जाएगा, सेक्टर का आर्क हो जाएगा। डन। चलो तो शुरू करते हैं, है ना। आपने जैसे ये प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में चीज पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमें एक बात जानते हैं ना कि टोटल कंप्लीट 360 डिग्री यानी पूरे सर्कल का एरिया, अगर थीटा में 360 लूं, है ना, तो 360 डिग्री के लिए आपको पता होगा सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, है ना। 360 डिग्री के लिए सर्कल का मतलब 360 यानी क्या? पूरा कंप्लीट। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। तो आप ये बताइए कि अगर थीटा एंगल है तो थीटा एंगल पे एरिया क्या आएगा? 360 पे पाई आर स्क्वायर, 360 भी एक एंगल है, तो थीटा पे एरिया क्या होगा? बात समझ में आ रही है? इसे लिखने का ये कन्वेंशन है, इसे इस तरह से लिखा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं इस कन्वेंशन को? देखो, सॉल्व करने के लिए भी एक तरीका आपको बता रहा हूं। इसे कहा जाता है, सॉल्व करने का तरीका इसे होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है। क्या है सर ये? इसे कहते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। मतलब मिडिल टर्म का प्रोडक्ट यानी दोनों बीच वालों का प्रोडक्ट और दोनों बाहर वालों का प्रोडक्ट, दोनों सेम आता है, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे 360 इंटू एरिया कर देना चाहिए। तो 360 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा। डन। पाई आर स्क्वायर थीटा। अब अगर मुझे एरिया निकालना तो ये 360 को नीचे लेके आ जाते हैं, तो यहां से अपने को मिलेगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। क्या बात कर रहे हो सर, ये फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला है सर। समझ में आ रहा है साहब? ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये फॉर्मूला इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। इसको मैंने पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, एक बार दोबारा बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना सब लोग।
360 डिग्री के लिए एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। तो आप बताओ थीटा एंगल के लिए, पर्टिकुलर इस एंगल के लिए एरिया कितना आएगा? तो थीटा एंगल के लिए इसका एरिया को हमने मान लिया एरिया। तो अब हम यूज करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन करने का तरीका, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, यानी बीच वालों का प्रोडक्ट जो है बाहर वालों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू एरिया। यहां से एरिया निकालना है 360 को अपन नीचे लात मारेंगे, यहां आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। डन। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप बात करते हैं अपन लेंथ ऑफ आर्क की। ये जो लेंथ है ना, ए कह लो, इसको कह लो पी और इसे कह लो बी, तो ये एपीबी, इस लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे? देखो, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आपको अगेन फिर सेम कंसेप्ट लगाना है। कंप्लीट सर्कल का 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री पे इस सर्कल का लेंथ कितना आता है, सरकमफ्रेंस इसका 2 पाई आर। डन। तो आपको ये बताना है कि अगर ये सिर्फ थीटा एंगल हुआ, सिर्फ थीटा एंगल यानी सिर्फ इतना ही एंगल हुआ, हमने पूरा एंगल नहीं चाहिए, मैं 360 को हम पूरे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे सिर्फ इतने की, तो थीटा एंगल पे इसकी लेंथ कितनी आएगी? एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं। 360 यानी कंप्लीट 360 डिग्री पे सर्कल की बाउंड्री की लंबाई आती है 2 पाई आर। तो आप बताओ कि थीटा एंगल यानी सिर्फ इस एंगल पे ये जो लेंथ है वो कितनी आएगी, उसको हमने एल से नोट कर दिया। अगेन सॉल्यूशन तरीका ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, यानी क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी अपन, यहाँ पे भी हमें सेम चीजें करनी है। 360 इंटू एल इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा, तो इसे लिख देते हैं अपन, तो 360 इंटू एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा। अब यहां से अगर आप देखो तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360। अब 2 से ये कट के आ जाएगा 180, तो यहां से आपको मिलेगा एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। और ये क्या है सर? ये है आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या था सर? ये था आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों के फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। इन चीजों को आप छाप ले फटाफट से, वीडियो पॉज करके छाप ले, स्क्रीनशॉट लेने, लिख ले, समझ लेना, नोट्स बनाना, इसको अच्छे से रिवाइज भी करना है, ध्यान रखना चीजों को। अब इन चीजों पे हम एक आध क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, है ना। स्टार्टिंग के आपका जो पहला एग्जांपल वगैरह है वो ऑलमोस्ट इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो, छाप लिया आपने? मैंने आज बहुत गलती कर दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे, है ना, सुधार लेंगे। चलो, तो छाप लिया होगा आपने। ये एक सीधी लाइन जो सिर्फ मुझे ही सीधी लग रही है। चलो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं सर, रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर whose theta is equal to 60 degree and radius is equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आपको सेक्टर का एरिया निकालने बोला है जिसके अंदर सेक्टर का थीटा 60 डिग्री है और रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगेन जरा आप अगर डायग्राम की हम बात करें तो डायग्राम में आप ये कंसीडर कर लो, ये 7 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे थीटा दे दिया 60। डन। अब इसका एरिया निकालना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 यानी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना आ जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू थीटा कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पे 60 कर दो। देखो, वैल्यूज पुट करना और कुछ नहीं करना। पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7, 22/7। रेडियस का स्क्वायर था, रेडियस कितना है? 7 यानी 7 इंटू 7 और थीटा कितना है? 60। यहाँ पे 60 रख दिया और डिवाइड कैसे कर देना है? 360 से। क्या आएगा आंसर? देखो, ये 60 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, 7 से ये 7 कट जाएगा आपका, और कुछ बच रहा है? 22 इंटू 7, 22 7 से होता है 154 और डिवाइड बाई क्या आ रहा है? 6। तो 154 डिवाइड बाई 6 जो आप इसका आंसर कह सकते हो, या फिर और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे कह सकते हैं 2 7 14 और 2 7 77 डिवाइड बाई 3, है ना। आप ये भी उसका आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर है क्या? 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आप निकाल लोगे। डन। अब इसके बाद मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है ना, इसी क्वेश्चन में अपन ऐड करते हैं,
ऑल्सो फाइंड इट्स लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ आर्क भी निकालने बोला होता तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते, ध्यान से देखते हैं अपन। लेंथ ऑफ आर्क निकालने अगर बोला जाता तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहां से। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन में 180, यानी 22/7 इंटू रेडियस का 7 और थीटा रखेंगे अपन यहाँ पे 60 और डिवाइड कर देंगे अपन 180 से। ध्यान से 60 से ये 180 कट जाएगा, 3 टाइम्स में 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 1 तो ये 22 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 3, तो 22/3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, पहले ध्यान से देख लो, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है क्या? हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाला, लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल लिया, ठीक है, और इनके आंसर्स भी हमने सामने आपके रख दिए। डन। तो इसी पैटर्न में आपको एरिया ऑफ सेक्टर के सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क के सवाल सॉल्व करने हैं और बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सिर्फ थीटा चाहिए और उसका रेडियस चाहिए, इजीली आप निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए भी सिर्फ थीटा चाहिए और उसका रेडियस चाहिए, आंसर एक बार में आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब इस चैप्टर में एक आध कंसेप्ट और रह जा रहा है, सिर्फ एक कंसेप्ट है, उसको भी मैं एक बार लास्ट में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना ना। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है एक्चुअल, क्वाड्रेंट करके इसमें बताया जाता है ना, क्वाड्रेंट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस और थीटा दोनों जरूरी है, ठीक। बट एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया जिसके अंदर आपको बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, ध्यान समझते। क्वाड्रेंट, अब देखिए क्वाड्रेंट इज नथिंग बट अ वेरी सिंपल टर्म टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा एक सर्कल है, एक सर्कल को अगर आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें ना, बस इतनी अंग्रेजी आती है, कुछ देर बाद हिंदी पे आ जाओ। सर्कल को अगर अपन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो पता हर एक पार्ट को अपन क्वाड्रेंट कहते हैं। ये चीज आपने दोबारा कब देखी होगी, बहुत पहले आपने देखे बचपन में, याद है जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पढ़ते हैं, ग्राफ वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे याद है कि नहीं, याद है ना, बिल्कुल वैसे। अगर एक सर्कल लूं मैं, अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और उस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, हालांकि ये इक्वल तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो तो मेरे लिए एडजस्ट कर लो, है ना, हर एक पार्ट में इक्वल मान लिया हमने। तो आप देखो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, सॉरी सर्दी का मौसम, मेरे को जुकाम हो रखा है इसलिए। चलो, तो ये हो गया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में हम क्या देख रहे थे, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कहने का मतलब ये कि सर्कल का 1/4, 1/4 पार्ट, यानी अगर एक सर्कल को मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये क्वाड्रेंट होगा, ये भी क्वाड्रेंट होगा, ये भी क्वाड्रेंट होगा एंड ये भी क्वाड्रेंट होगा। तो सर इसमें आपने नया क्या बताया? देखो नया ये है कि इसके अंदर क्वाड्रेंट यानी 4 इक्वल पार्ट, टोटल कितना होता है 360। तो अगर मैं 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर एक में मेरा एंगल 90 डिग्री का आता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको क्वाड्रेंट शब्द आपको बोला जाए, इसका मतलब वहां पे आपको एंगल दिया हो ये जरूरी नहीं है। क्वाड्रेंट शब्द सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्वाड्रेंट है मतलब एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर क्वाड्रेंट वर्ड यूज किया है मतलब एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वहां पे फिर आपको थीटा ढूंढने की जरूरत नहीं, वहां पे आप क्या ढूंढोगे सिर्फ रेडियस। आप देखना आपके एनसीईआरटी में शायद एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ये जिसके अंदर आपको क्वाड्रेंट बोला गया है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट बोलने का मतलब ये कि एंगल 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। या फिर देखो आप एक और तरीका क्या कर सकते हो, या तो आप एंगल 90 डिग्री यूज कर लो। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा क्या रखोगे 90 डिवाइड बाई 360। देखो कट के क्या आ जाएगा 9 4 है ना, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये आपका आंसर आएगा एरिया निकालने के लिए। समझ आ रहा है क्या? अगर थीटा 90 रखोगे तो। या फिर इसको आप डायरेक्टली भी अगर समझना चाहो, डायरेक्टली कैसे समझेंगे? सर्कल का पूरा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और मुझे सिर्फ एक पार्ट का ही एरिया चाहिए, 4 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड करूं तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर लो। देखो दोनों सेम आ रहे हैं क्या? समझने का दोनों तरीका आसान है। या तो आप सेक्टर समझोगे तो सेक्टर में एंगल 90 रख देना, अपॉन में 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप सेक्टर नहीं समझ रहे हो, आप सर्कल का डिवाइड बाई 4 कर दो, पाई आर स्क्वायर बाई 4। देखो दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे? मेन कंसेप्ट ये था कि जब भी आपको क्वाड्रेंट वर्ड मिले तो क्वाड्रेंट वर्ड का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही होता है, समझ में आ गया सबको? और इसके अलावा आप क्या समझाने वाले थे सर? एक कंसेप्ट ना, आपने एक ही कंसेप्ट कहा था, इसके अलावा एक फॉर्मूला डिराइव करना है। वो फॉर्मूला देखो रह गया, एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है,
ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या देखा था, मिटा दो इसको ना। एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये हम लोगों को पढ़ा था। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है पाई को पाई रखो, रेडियस को रेडियस रखो, आर का स्क्वायर है ना उसको तोड़ दो, आर इंटू आर कर दो, और यहाँ पे थीटा लिखो और एक आर को मैंने साइड में कर दिया। देखो मैंने कोई गुनाह पाप गलती नहीं करी है, मुझे पाई आर स्क्वायर थीटा लिखना था, मैंने अभी भी पाई आर स्क्वायर थीटा ही लिखा है, लेकिन उस आर को बस ब्रेक करके यहां लिख दिया मैंने। क्लियर। नीचे 360 को मैंने 180 इंटू 2 कर दिया, 180 इंटू 2 भी 360 होता है, ये भी सही करा, बिल्कुल अपन कर सकते हैं, सर गीता में लिख रखा है ना। चलो अब क्या करेंगे अपन, अगर आप ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, या फिर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, कोशिश क्या करना, ऑब्जर्व कर ही लो तुम, है ना, तो यू विल फाइंड दैट कि पाई आर थीटा अपॉन में 180 तो हमने कभी पढ़ा था, और इसे हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। मिट गया क्या, LENGTH लेंथ ऑफ आर्क, ये मैंने बताया था आपको। पाई आर थीटा बाई 180 क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का तो फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, L पुट कर देंगे हम, और ये क्या है R, और डिवाइड बाई क्या है 2, यानी LR डिवाइड बाई 2 एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी तो आपने कहा था ये होता है, अरे भैया ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है, LR डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, ये फॉर्मूला एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है या फिर दूसरा फॉर्म क्या है, तो उसमें LR बाई 2 एक्चुअल में वो कुछ ऐसे मेंशन था, ये आप अपॉन में 2 ना इसको साइड में कर देंगे तो इसको 1/2 LR करके ऐसे लिखा हुआ था, ये ऑप्शन ये था एक्चुअल में, तो ये हमने टिक कर रखा था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये ना एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का दूसरा फॉर्म LR बाई 2 या फिर हाफ इंटू L इंटू आर, ध्यान रखना। क्लियर है क्या सभी को? चलो तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं, है ना। इस पहले सेशन के अंदर हमने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल हमने फॉर्मूला वगैरह देखे, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूला देखे, कुछ बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस देखे, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर देखा हमने, ठीक है। और इसके अलावा लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सारी चीजें हमने फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया, क्वेश्चन भी किए, समझे भी, क्वाड्रेंट वगैरह सब ध्यान रखा। क्लियर। अब आने वाले सेशन में जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस की एरिया ऑफ सेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इन शॉर्ट हम एक्सरसाइज 11.1 है ना, जो आपका ना सर्फ एरिया रिलेटेड सर्कल का पहला एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो होगा। क्लियर। और ध्यान रहे उस सॉल्यूशन में हम सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालेंगे, सेगमेंट वाले क्वेश्चन स्किप करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं सेगमेंट एक्सप्लेन करूंगा और फिर सेगमेंट सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्टर और सेगमेंट। तो पहले पार्ट में हम सेक्टर पढ़ेंगे और सेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे पार्ट में हम सेगमेंट पढ़ेंगे और सेगमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हो गई सभी चीजें? चलो तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना, तब तक इन चीजों को नोट डाउन करना, कोई बात भूलना मत, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, है ना, कोई भी चीज भूलने लायक नहीं है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना, तो टिल दैट आप इन चीजों को नोट डाउन करना, अपना पढ़ाई करते रहना, अपन मिलते हैं, बाय।